व्हाट आर डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स? वो होते हैं जो इन रिलेशन टू एनी पेमेंट ऑफ डिविडेंड या कुछ ऐसा होता है जो सिर्फ जो उससे सेपरेट होते हैं इक्विटी शेयर्स। बेटर, वेरी गुड। और बैठ के आंसर देना। फैंटम स्टॉक क्या होता है त्रिभुवन? सर मतलब अपने एम्प्लॉइज को शेयर की जगह कैश देना कि हम उनको फ्यूचर में हम उनको ये बोलते हैं कि आज तू प्राइस नोट कर ले शेयर का, तेरे को शेयर्स नहीं देंगे हम, तेरे को इसके बदले में कैश दे देंगे 5 साल बाद। सीनियर एम्प्लॉय है तो उसको ज्यादा दे दो, छोटा एम्प्लॉय है तो उसको कम दे दो। मतलब शेयर्स नहीं देने, लेकिन उसके बदले में उसको कैश दे देना उन शेयर्स के बदले। ठीक है। जो डीवीआर होता है ना, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, उसको इश्यू करने से पहले आपके आर्टिकल्स में ये चीज होनी चाहिए। नोट्स में है नहीं, चुपचाप सुनते जाओ, स्टोरी सुनो, जब लिखना होगा मैं बता दूंगा। तो जो डीवीआर होते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स वाले शेयर्स, उनको आर्टिकल्स ऑथराइज करेंगे तभी आप डीवीआर इश्यू कर सकते हो। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में पास होगा। वोटिंग राइट्स ऑन डीवीआर कैन नॉट एक्सीड 74% ऑफ टोटल वोटिंग राइट्स। पढ़ चुके हो ना? ठीक है। और कंपनी का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइल करने में, या उसने किसी को भी हर्ट नहीं करना। वो कौन सी बॉडीज हैं? सेबी, सिक्योरिटीज रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई एंड फेमा, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज बेनिफिट। और कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए उनके डिविडेंड्स की पेमेंट, एरियर्स में, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, कोई भी लोन। ठीक है। और डीबीआर का डिफॉल्ट जो होता है ना, वो 5 साल का होता है। मतलब आप डीबीआर जो इशू करोगे न्यू वाले, अगर आपने कोई डिफॉल्ट किया तो पहले वो डिफॉल्ट को खत्म करे हुए 5 साल, रेक्टिफाई करे हुए 5 साल तक, फिर आप कर सकते हो। सर डिबेंचर इंटरेस्ट पे तो 3 ही साल था। हाँ, इस पे 3 है, इस पे 5 है डीबीआर में, बाकी हर जगह 3 ही था। ठीक है। डेफर्ड शेयर्स के बारे में कभी सुना है? नो बच्चे, डेफर्ड मींस फ्यूचर। ये शेयर्स अब इशू होने ही बंद हो गए हैं, लेकिन पहले इशू होते थे। ठीक है। अब डेफर्ड शेयर्स क्यों खरीदेगा कोई बंदा? तभी बंद हो गए हैं क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं होता। डेफर्ड शेयर्स पे डिविडेंड तब मिलता है जब प्रेफरेंस को डिविडेंड मिल जाता है, इक्विटी को भी डिविडेंड मिल जाता है, उसके बाद अगर कुछ बचे तो किसको देते थे? डेफर्ड शेयर्स को। ये शेयर्स ना सिर्फ प्रोमोटर्स लेते थे। कौन लेते थे? कंपनी के प्रोमोटर्स। मेरे नोट्स पे आ जाओ। मतलब read out section 43 kinds of share capital. First page LC. Equity share capital with voting rights or with differential rights to dividend, voting or otherwise in accordance with such rules as may be prescribed. ये rules जो मैंने अभी बताए थे वो rules इस टॉपिक के हैं। ठीक है। मैंने हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं, इसके कल मिल जाएंगे। Preference share capital provided that nothing contained in this act shall affect the rights of preference shareholders who are entitled to participate in the proceeds of winding up before the commencement of this act, carries preferential right with respect to payment of dividend and repayment of capital at the time of winding up. वाइंडिंग अप के टाइम पे पहले प्रेफरेंस पेमेंट होती है, उसके बाद अगर पैसे बचते हैं तो हम डेफर्ड या इक्विटी को पेमेंट करते हैं। शिवम रीड आउट सेक्शन 43 डेफर्ड शेयर्स। Deferred shares are also called founders shares. Why they are known as founder shares? Because promoters को इशू होते थे। Underline, founder means they are promoter. Are those in which dividend and repayment of capital is done after all other classes of shareholders have been paid. ठीक है। सबको पे करने के बाद ही हम डेफर्ड शेयर्स को पे करते हैं। फैंटम स्टॉक क्या था त्रिभुवन? कि सर उनको शेयर्स की जगह कैश में करते थे। कब इशू करेंगे, कब देंगे कैश? फ्यूचर में देंगे। ठीक है। सेक्शन 44 वापस आ जाओ सुनने के लिए स्टोरी। शेयर्स एंड डिबेंचर्स जो होते हैं ना, वो मूवेबल होते हैं एज पर आर्टिकल्स, तभी वो इजीली ट्रांसफर हो सकते हैं। सेक्शन 45 होता है नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जितनी उनकी वैल्यूज हैं। ठीक है, टोटल नंबर। सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट को हम टाइटल डीड भी बोलते हैं, जिसपे हम नाम लिखते हैं, उसके नंबर लिखते हैं, कितने पैसे आ गए, सब लिखते हैं। कंपनी की जो कॉमन सील होगी ना, वो भी उस पे लगेगी। मनन ये बताओ कि कॉमन सील लगना कंपल्सरी है शेयर सर्टिफिकेट पे? वो सर अमेंडमेंट आई है 29 मई 2015 से कि कॉमन सील ऑप्शनल हो गई है। उसकी जगह पे 2 डायरेक्टर या फिर एक डायरेक्टर और एक कॉमन कंपनी सेक्रेटरी साइन कर सकते हैं। ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रूल, पहला रूल ये है कि मैंने आपको उतना नहीं था। दूसरा रूल ये है यहाँ पे कि जो कॉमन सील है ना, अगर कंपनी के पास है ही नहीं फिर तो कोई चक्कर नहीं, लेकिन अगर कंपनी के पास कॉमन सील है
फिर उसको जरूर फिक्स करना है शेयर सर्टिफिकेट के ऊपर, फिर लगानी है। ठीक है। साइन जो होंगे वो सीएस के, जो मैंने बताया डायरेक्टर के हो सकते हैं, अगर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स के होंगे। आपको पता है इसका फॉर्म नंबर क्या था? CH 1। अगर आपको डुप्लीकेट भी बनाना है तो 1 है, हाँ SH1। और अगर आपने शेयर सर्टिफिकेट के रजिस्टर को मेंटेन करना है उसके लिए फॉर्म नंबर है SH2। कौन सा है? रजिस्टर्स को मेंटेन करने का 2 है। अच्छा, अनलिस्टेड कंपनीज ने कब तक शेयर सर्टिफिकेट इशू करना होता है? अनलिस्टेड कंपनी अनलिस्टेड का 3 मंथ्स है और लिस्टेड का 15 है। वेरी गुड। अनलिस्टेड कंपनीज 3 मंथ्स के अंदर करेंगी और लिस्टेड कंपनीज 45 डेज, नॉट 15 डेज। एक बार चेक कर लो। 15 नहीं करो अभी से। 15 डेज। अमेंडमेंट है ये। डुप्लीकेट उसका फर्क तो नहीं है, ये डुप्लीकेट का दिया हुआ है क्योंकि डुप्लीकेट और हाँ उसी का ही है। फ्रॉम मतलब कि जैसे रिन्यू वगैरह कराना है, सब सबमिशन ऑफ सर्टिफिकेट वगैरह है। डुप्लीकेट के अलावा चेक करना कहीं। गूगल बुक खोलो अपनी भी। ये बुक किस बच्चे की है? इसने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। आप ही की है? ये देखो मैंने अभी बताया ना, SH2 इज फॉर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आपने इसको मार्क किया होगा। मेरी तरह पढ़ा हुआ है आपने। चेंज हो गया होगा, फिर मेरे पास पुराना है। मेरे टाइम पे 45 डेज है, आप बोल रहे हो 15 डेज। अभी का तो नहीं है वो दवा जो आपकी न्यू बुक है ना? पर ये इसमें डुप्लीकेट के साथ दिया हुआ ना, नेट पे चेक कर लेंगे बाद में। चलो, हाँ जी, इतना क्लियर हो गया? ऊपर बुक कर लो। सेक्शन 47 होता है वोटिंग राइट्स के लिए, पता है? हाँ जी। जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनके पास सारे वोटिंग राइट्स होते हैं, सारे मैटर्स पे वो वोट कर सकते हैं। जो निधि कंपनी होती है उसके वोटिंग राइट्स मैक्सिमम 5% होते हैं। वेरी गुड। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स पहले तो नहीं होते, लेकिन अगर होंगे भी तो वो होंगे बाइंडिंग अप के टाइम पे, कुछ उन्होंने डिसीजन लेना है ये सब। अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दे पाते 2 साल तो उनके पास सारे इक्विटी वाले वोटिंग राइट्स पहुंच जाएंगे। पढ़ चुके हो? एक से वो भी था डायरेक्टली इफेक्ट जो करते हैं, डायरेक्टली बताओ। हाँ डायरेक्टली इफेक्ट जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं वो उनमें डिसीजन दे सकते हैं वोटिंग के। हाँ ठीक है। अगर मान लो आपके पास शेयर कैपिटल है 4 टाइप्स की, ABCD, ठीक है, आपने A को वेरी किया तो आपके पास ना एटलीस्ट 3/4 वोटिंग राइट्स होने चाहिए उसको वेरी करने के। और आपको SRB पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग के अंदर। अगर आपकी जनरल मीटिंग में लोग नहीं आ रहे तो पोस्टल बैलेट के थ्रू भी आप वोट्स ले सकते हो। अगर मान लो A क्लास को वेरी करने से B क्लास हर्ट होती है, 3/4 हुई, उसकी भी 3/4 हमको कंसेंट लेनी पड़ेगी। हाँ वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब ये बता 3/4 या 10%? 3/4 चेक कर। 10% सर उसका आईडी जो एक मिनट 10% निकाल के फिर खड़े हो रहे हो आप। 10% रूल बताओ मैंने क्या है? फिर उसमें वो है कि जो एक सेम क्लास के हैं जो मना कर रहे हैं, डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं जो मना कर रहे हैं वेरिएशन, तो वो ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हैं और 30 दिन के अंदर अंदर उनका डिसीजन जो है वो ROC के पास जाएगा। हाँ ठीक है, 21 डेज के अंदर कर सकते हैं। आगे समझ सबको? कोई डाउट्स? चलिए उसके बाद है सेक्शन 49। वो कहता है कॉल्स जो हमने करनी है ना वो यूनिफॉर्मली करनी होती है ऑन पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर्स। क्लास A को अगर पहले मंगाया, ठीक है, तो सारी क्लास A की जो कॉल्स है वो यूनिफॉर्मली होंगी। क्लास B की भी अलग हो सकती है, क्लास A की भी अलग हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन यूनिफॉर्मली होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि मतलब कि अगर सारे रुपए शेयर से से कॉल कर रहे हैं सबसे सबसे 2 रुपए ही मंगवाने हैं। वेरी गुड। सेक्शन 50 है कॉल्स इन एडवांस का। कॉल्स इन एडवांस का क्या रूल होता है? आप कॉल्स इन एडवांस तभी ले सकते हो अगर आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन है, और इसके अगेंस्ट ये मत सोचना आप कॉल्स इन एडवांस पे करके वोटिंग राइट्स ले लोगे, इसके ऊपर वोटिंग राइट्स नहीं मिलते। ठीक है। जब हम अपनी पेड अप शेयर कैपिटल निकालते हैं तो कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर्स को माइनस किया जाता है। कॉल्स इन एडवांस का कुछ रोल प्ले नहीं करता बैलेंस शीट के अंदर। सेक्शन 52 होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम को कहां यूज कर सकते हैं हम, या सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम का मतलब ये होता है जब आप अपनी फेस वैल्यू से ऊपर कुछ भी कॉल करते हैं। ठीक है। अब जो सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना उसके 5 बेसिक यूजेस होते हैं, जबकि एक्चुअली में होते 3 ही हैं। ठीक है।
5 क्या क्या है? बोनस इशू कर दो, Bonus issue, बायबैक कर दो, Reduction अपने of प्रिलिमिनरी expenses, एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दो, issue expenses, अपने प्रेफरेंस शेयर्स या डिबेंचर्स को रिडीम कर दो प्रीमियम पे, या अपने शेयर इशू एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर दो, ठीक है। लेकिन इसका सबसेक्शन 3 में एक वर्ड है नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, मतलब 1 एंड 2 के अलावा जो 3 ओवरराइडिंग सेक्शन है वो ये कहता है 3 ही पर्पस है उसके बेसिक, इसकी डिटेल आप बुक से पढ़ोगे 133 वो क्या है। हाँ 133 के अंदर जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं, अब सारी कंपनीज करती हैं, तो बचा क्या उसके पास? 3 ही बचे। कौन से? बायबैक, बोनस एंड शेयर इशू। क्या बचा? बायबैक, बोनस एंड शेयर इशू एक्सपेंसेस, ठीक है। त्रिभुवन, जो हम शेयर्स हैं क्या वो डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं? सर अगर हमने बोनस शेयर करके आप खड़े क्यों हो रहे हो? बोनस शेयर इशू करना है तो वो कर सकते हैं। वैसे अगर बोनस शेयर के अलावा हम कोई बोनस शेयर्स तो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। Sweat equity. Sweat equity के अलावा यार Shares can be issued at discount under section 54 if हाँ जी it is given to a creditor. So for example आप creditor को पे नहीं कर पा रहे हो, आपके पास पैसे नहीं है, Convert आप उसको बोल रहे हो भाई थोड़े से शेयर्स ले ले, तो यहाँ पे आप उसको डेफिनेटली मार्केट वैल्यू पे शेयर्स इशू नहीं करोगे। दूसरा, आप स्वेट इक्विटी पे भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ गलत काम कर दिया है तो आपकी पेनल्टी होगी जितना अमाउंट आपने रेज किया है डिस्काउंट माइनस करके, और 5 लाख प्लस इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा 12% पर एनम पे, ठीक है। सेक्शन 54 है स्वेट इक्विटी शेयर्स का। स्वेट इक्विटी शेयर्स ना जो इशू होते हैं वो अपने एम्प्लॉइज को या डायरेक्टर्स को कर सकते हो स्वेट बहाने के लिए, वो जो इतनी खून पसीने की उतनी मेहनत है उसके लिए आप उनसे कैश भी ले सकते हो, कंसिडरेशन भी ले सकते हो। आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा मीटिंग के अंदर, आपको अपनी क्लासेस बतानी पड़ेगी किन डायरेक्टर्स या किन एम्प्लॉइज को आप स्वेट इक्विटी इशू कर रहे हो, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स क्या इशू हो रहे हैं, उनसे कंसिडरेशन ली है या नहीं। अगर आपकी बेटा कंपनी लिस्टेड कंपनी है तो आपको रूल्स फॉलो करने होते हैं सेबी के, अगर आपकी कंपनी अनलिस्टेड है तो आपको कंपनीज एक्ट के सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जो शिव मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, जो स्वेट इक्विटी के शेयर्स आपने इशू करे हैं क्या उस पे भी सेम प्रिविलेजेस और सेम राइट्स होंगे जो अदर देन नॉर्मल इक्विटी शेयर्स हैं? सेम होंगे। इक्विटी शेयर भी सेम होंगे। इसको हम लॉ की लैंग्वेज में बोलते हैं पारी पासु, ठीक है। चलो रूल्स क्या क्या है? पहला, आप जो स्वेट इक्विटी इशू कर सकते हो वो सिर्फ परमानेंट एम्प्लॉइज को कर सकते हो, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो। डायरेक्टर होल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है। जो हमारे एम्प्लॉइज है ना वो मेरी सब्सिडरी कंपनी के भी हो सकते हैं, होल्डिंग के भी हो सकते हैं, वो कंपनी आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है और इन इंडिया भी हो सकती है, ठीक है। जो स्पेशल रेजोल्यूशन आपने इसके लिए पास किया होगा ना उसकी वैलिडिटी सिर्फ 12 महीने होगी। स्वेट इक्विटी का लॉक इन पीरियड होता है 3 इयर्स, ठीक है। 3 इयर्स के पहले आप उनको आगे ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपको इनका रजिस्टर मेंटेन करना होता है स्वेट इक्विटी का अंडर फॉर्म नंबर SH3, ठीक है। जो स्वेट इक्विटी की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करती है ना वो एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर डिटरमाइन करता है। कौन करता है? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। और मैक्सिमम स्वेट इक्विटी आप कर सकते हो 15% ऑफ पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल और 5 करोड़ विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। समझ में आ गया? जो ओवरऑल स्वेट इक्विटी होता है ना वो 25% से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन अगर कोई कंपनी स्टार्टअप कंपनी है तो उस केस में 50% हो सकता है। और स्टार्टअप कंपनी की डेफिनेशन ये कहती है कि जिसको अभी बने हुए 10 साल नहीं हुए। एनी डाउट्स? नेक्स्ट इज इशू एंड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। देखो हम ना प्रेफरेंस शेयर्स जब इशू करते हैं तो बहुत सारी टाइप्स होती है, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। तो शिवम मेरे को ये बताओ व्हाट आर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? जो हम मतलब रिडीम कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट आर इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स? जो जो रिडीम नहीं कर सकते, जिनको रिडीम नहीं करते, गलत कर है। तो सकते हैं पर ये 12वीं में भी मैंने तेरे को पढ़ाया था ये सर होती नहीं है, इशू नहीं होते बेटा, नहीं हो सकते इशू, बट है तो सही उसकी टाइप। पहले 1956 में तो हुए हैं इशू। क्या होते हैं? व्हाट आर इरिडीमेबल डिबेंचर्स? मतलब एक बार हमने इशू कर दिया तो हम वापस उनको नो, वाइंड अप तुझसे उम्मीद नहीं थी मुझे। Wind हाँ, up के irredeemable debentures or irredeemable preference shares are those which are redeemed at the time of winding up of the company. Irredeemable का मतलब ये नहीं है जो redeem होते ही नहीं है। चलिए, तो preference shares आपको वो इशू करने हैं जो redeem हो सकते हैं। Irredeemable आप इशू करोगे ही according to new amendment 2013, 1956 ने करा था, ठीक है।
अब प्रेफरेंस शेयर्स जो आपने इशू करने हैं वो ऑथराइज होने चाहिए किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। आपको एसआर में जनरल मीटिंग में एसआर भी पास करना है, और आपका जो टेन्योर है ना प्रेफरेंस शेयर्स का वो 20 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, हाँ? वही बताने लगा हूँ, जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो पब्लिक फाइनेंस में डील करती है वो 30 साल तक आप उनको आप लॉकिंग पीरियड दे सकते हो, परंतु 21वें साल से फ्रॉम 21st ईयर दे हैव अ राइट टू रिडीम देयर प्रेफरेंस शेयर्स बाय 10% एनुअली, ठीक है। कौन से साल से स्टार्ट करेंगे, 21st ईयर। और ये आपको मैंने प्रैक्टिकल पढ़ाया हुआ है कि प्रेफरेंस शेयर्स जो रिडीम होते हैं वो सिर्फ फुली पेड होते हैं, जो पार्टली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कभी रिडीम नहीं हो सकते। इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ता है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, जो सिर्फ किसके लिए यूज होता है, आगे बोनस इश्यू के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर त्रिभुवन कोई कंपनी ड्यू डेट पे रिडीम नहीं कर पाती प्रेफरेंस शेयर्स को, तो इसका क्या रूल है, अगर ड्यू डेट पे रिडीम नहीं कर पाती तो फिर सर रिडीम नहीं होगी उस टाइम पे, उसके अलग से रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ट्रस्टी को देना पड़ेगा। तो आप फ्रेश न्यू प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो पुराने वालों को रिडीम करने के लिए, प्रोवाइडेड उसमें फ्री वोटिंग राइट्स होंगे, एनसीएलटी की परमिशन होगी। निकालो ये टॉपिक। और जो शेयर होल्डर्स नहीं मानेंगे ना इसके लिए, उनको कैश भी देना पड़ेगा थोड़ा बहुत उनको बनाने के लिए। पढ़ो मतलब Where a company is not in a पहले बता मैंने क्या बताया, फिर पढ़। कि मैंने ड्यू डेट पे रिडीम नहीं कर पा रहे हो, What नहीं कर पाए तो हम नेक्स्ट अगले प्रेफरेंस शेयर न्यू इशू करेंगे ताकि हम उनको रिडीम कर पाए। प्रोवाइडेड कि जो वो होंगे उनको कैश देना पड़ेगा, किनको, नहीं मान रहे, हाँ जो लाइसेंसिंग को देना पड़ेगा, 3/4 वोटिंग राइट्स होंगे, एनसीएलटी की परमिशन होगी। पढ़ा। Where a company is not in a position to redeem any preference shares or to pay dividend on such preference shares called unredeemable preference shares in accordance with the terms of issue, then such company may issue further redeemable preference shares to the holder of unredeemable preference shares equal to the amount due, including the dividend thereon, with the consent of holders of 3/4 in the value of such unredeemable preference shares and approval of the tribunal or on a petition made by it in this behalf. समझ में आया, समझा। बस कि अगर हम जैसे मैंने किसी एक डेट को था कि मैंने रिडीम करने हैं, पर वो कंपनी पोजीशन में नहीं है कि रिडीम कर सके, तो वो नवे इशू करेगी, प्रोवाइडेड कि 75% कंसेंट होना चाहिए और ट्रिब्यूनल की परमिशन होनी चाहिए, वो पिटीशन हमने फाइल करी होनी चाहिए ट्रिब्यूनल। ठीक, ओके। त्रिभुवन ट्रांसफर और ट्रांसमिशन में फर्क बता सकते हो? सर ट्रांसफर जब हम मतलब कि दोनों कंसेंट करते हैं, दो पार्टीज होती है, कि जैसे कि मैंने शिवम को अपने शेयर्स दे दिए, ये फॉर्मेटरी एक्ट है। हाँ जी, ट्रांसमिशन क्या होती है, ट्रांसमिशन क्या, जैसे कि कोई मतलब कि शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो गया या डेथ हो गई, तो उसकी वजह से मतलब कि खुद ही जो वेरी गुड, उसके आगे वाले हाँ जी शेयर्स अपने आप ट्रांसफर हो जाएंगे। ट्रांसफर मीन सेल, ट्रांसमिशन इज ऑपरेशन ऑफ लॉ। ट्रांसफर इन्वॉल्व्स कंसीडरेशन, ट्रांसमिशन नो कंसीडरेशन, बिकॉज पापा से बेटे को आगे अपने आप ट्रांसफर हो गए। ट्रांसफर में स्टैंप ड्यूटी होती है, ट्रांसमिशन में स्टैंप ड्यूटी नहीं होती। ट्रांसफर एक वैलिड ट्रांसफर डीड बनती है और उसमें ऐसा कोई डीड नहीं होती। ओके, मैंने टाइम लिमिट्स क्या होते हैं बेटा शेयर इशू सर्टिफिकेट करने के लिए? शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए क्या टाइम लिमिट्स होते हैं? सपोज आपने एमओए में आप सब्सक्राइबर हो, तो कितने महीने के अंदर अंदर ट्रांसफर हो जाएगा आपको सर्टिफिकेट आपके शेयर्स का? 2 मंथ्स। शिवम, अगर फर्दर इशू ऑफ शेयर्स होता है तो कितने मंथ्स है? 2 मंथ्स है। अगर ट्रांसफर और ट्रांसमिशन है तो 1 मंथ ऑफ द रिसीट ऑफ द शेयर ट्रांसफर। और इसका फॉर्म नंबर होता है SH4। मान लो अपने शेयर्स को ट्रांसफर करना है तो कौन सा फॉर्म भर के देना है? SH4। और अगर डिबेंचर्स हैं तो 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। ये टॉपिक बुक में से ढूंढ के टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जांपल ये है, देखो सुनो, मान लो शिवम ने त्रिभुवन को शेयर्स ट्रांसफर करे, ठीक है, तो न्यू सर्टिफिकेट कौन देगा? शिवम देगा? नहीं, कंपनी देगी। शेयर्स ट्रांसफर शिवम ने त्रिभुवन को करे तो क्या न्यू सर्टिफिकेट शिवम दे देगा? नहीं, कौन देगा? कंपनी देगी। अब कंपनी के पास तुम लोग अपील करोगे कि मेरे को नया शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, उसके लिए फॉर्म नंबर अभी बताया मैंने, कौन सा था? 4 SH4 था।
अब कंपनी बेटा या तो उसको रिजेक्ट कर देगी, ठीक है, या फिर उसको अप्रूव करके नया सर्टिफिकेट दे देगी। कितने दिन के अंदर अंदर दे सकती है? 30 डेज, ठीक है। रिफ्यूजल नोटिस भी कितने दिन के अंदर अंदर दे सकती है? 30 डेज, ठीक है। लेकिन कंपनीज ना कई चालू होती हैं, वो रिफ्यूजल नोटिस ही नहीं भेजती। तो प्राइवेट कंपनीज के नॉर्मल डेज है 60 डेज और पब्लिक कंपनीज के नॉर्मल डेज है 90 डेज, ठीक है। पहले जो नॉर्मल डेज थे वो थे 30-60, बट जब रिफ्यूजल नोटिस ही नहीं दिया तो वो 30 दिन ऐड हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? प्राइवेट कंपनी 60 डेज, पब्लिक कंपनी 90 डेज। अब देखो ये 60-90 बनता कैसे है? ऊपर मुंह, जैसे मान लो आपने 30 दिन तो वेट करी कि या तो रिफ्यूजल नोटिस आएगा या शेयर सर्टिफिकेट आएगा, तो 30 दिन तो उसमें आप वेट कर रहे थे, प्लस आपको 30 दिन एनसीएलटी जाने के लग गए। मान लो आपने कंपनी को बोला कि मुझे शेयर सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर्म नंबर SH4 जमा करा के, लेकिन कंपनी ने ना आपको बताया कि आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल रहा है, ना आपको रिफ्यूजल नोटिस दिया। तो नॉर्मल प्राइवेट कंपनीज के 30 दिन होते हैं, लेकिन अब कितने हो जाएंगे? 60 हो जाएंगे। 30 दिन आपने वेट की, 30 दिन एनसीएलटी में आप अपील कर सकते हो। फिर एनसीएलटी या तो उसको डिसमिस कर देगा या कंपनी को ऑर्डर कर देगा कि भाई इसको शेयर सर्टिफिकेट दे, तो विद इन 10 डेज एनसीएलटी के कहने के विद इन 10 डेज कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी। समझ में आया कि नहीं? चलिए, प्राइवेट के लिए 60 डेज हो गए टोटल, और पब्लिक के लिए पहले 60 थे तो उसमें 30 दिन और ऐड हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? 90 डेज। शुभ, आपको क्लियर नहीं हो रहा? रिफ्यूजल में सर अगला सेक्शन है। हाँ, कवर हो गया बीच में। चलो, चोरी करना। शेयर सर्टिफिकेट अगर आपने चोरी कर लिया डिविडेंड लेने के लिए, कूपन्स लेने के लिए, कुछ भी ऐसे के लिए, तो आपको 1 साल से 3 साल तक की जेल और 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन भी हो सकता है। सेक्शन 58 मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया उसमें, ठीक है। एनसीएलटी डिसमिस भी कर सकता है और कंपनी को ऑर्डर भी कर सकता है। अगर कंपनी को ऑर्डर किया है नया सर्टिफिकेट बनाने के लिए तो 10 दिन के अंदर अंदर करना पड़ेगा, नहीं तो कंपनी पे क्या लग जाएगा? फाइन। सेक्शन 59 है रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। आपको अपने नेम को चेंज करना पड़ता है रजिस्टर के अंदर, बीइंग अ कंपनी। अगर एनसीएलटी ने आपको बोल दिया कि डिसमिस कर दो तो ठीक है, ओके डिसमिस। लेकिन अगर आपको ऑर्डर मिल गया है कंपनी की, एनसीएलटी की तरफ से कि कंपनी पे मेंबर का नाम चेंज करना है, तो वो भी 10 दिन के अंदर अंदर आपको करना है, नहीं तो 1 लाख से 5 लाख तक का फाइन और 1 साल से 3 साल तक की सजा दी है। बुक में लिखा हुआ है, फाइन नहीं है वो, सेम ही है पुराने वाला। चलो, सेक्शन 60, जहां पे भी आप ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हो ना, वहां पे इश्यूड और पेड अप लिखनी है। सेक्शन 60 सिर्फ इतना सा क्या कहता है? बुक में नहीं है, मैंने नोट्स में कवर कर दिया है। जहां पे भी आप ऑथराइज लिखते हो वहां पे इश्यूड और पेड अप साथ में आएगी। सेक्शन 61 है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है? या तो आप अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल को बढ़ाते हो, या कंसोलिडेट करते हो, सब डिवाइड करते हो, शेयर्स को स्टॉक में, स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट करते हो, कैंसिल करते हो अनसब्सक्राइब्ड शेयर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जैसे 100 शेयर रह गए थे कल की क्लास में, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की विश पे वो बाहर लोगों को इश्यू तो क्या ही होंगे, राइट इश्यू में टॉपिक पढ़ाया था मैंने, तो वो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब शेयर्स और स्टॉक में फर्क क्या होता है? शेयर सर एक यूनिट होता है और स्मॉलेस्ट यूनिट। शेयर्स को कंबाइन करके एक फंड तैयार होता है और स्टॉक स्टॉक बनता है। वेरी गुड। शेयर्स कैन बी पार्टली पेड एंड फुली पेड अप, बट स्टॉक इज ऑलवेज फुली पेड अप। उनका डिस्टिंक्ट नंबर होता है शेयर्स का, लेकिन इसका नहीं होता। शेयर्स के पास शेयर्स कैन नॉट बी इन डेसिमल्स, बट स्टॉक कैन बी इन डेसिमल्स और इन फ्रैक्शंस, ठीक है। और क्या कहता है सेक्शन 61 ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल में कि आर्टिकल्स में ये लिखा होना चाहिए कि आप कर सकते हो ऑल्टर शेयर कैपिटल को। अगर नहीं तो आपको पहले एसआर पास करना पड़ेगा अपनी जनरल मीटिंग में और जीएम के अंदर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ताकि ऑल्टरेशन कर सको। आपको एसएच 7 देना पड़ेगा आरओसी को 30 दिन के अंदर अंदर ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल के साथ, ठीक है। नाउ गया सेक्शन 66, त्रिभुवन्स फेवरेट सेक्शन है गाइस, ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। एसआर पास होगा जनरल मीटिंग के अंदर, एनसीएलटी का अप्रूवल होगा। मुझे सुन लो, एसआर पास होगा जनरल मीटिंग के अंदर, टॉपिक का नाम है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो, आप अपनी शेयर्स कम कर रहे हो ना, बहुत बड़ा गलत बात है अपने शेयर्स को कम करना। तो एनसीएलटी का क्या चाहिए? अप्रूवल चाहिए। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा जनरल मीटिंग में, प्लस आपको फॉर्म नंबर RSC 1 से लेके RSC 7 तक सारे भर के देने पड़ेंगे। प्लस आपकी कंपनी के नाम के साथ ना एक वर्ड्स ऐड हो जाएंगे, रिड्यूस्ड, ठीक है। ये ऐड हो जाएगा, 5 साल तक ये वर्ड रहेगा आपकी कंपनी के साथ।
reduced word, ठीक है? Words and reduced have to be added after the name of the company for 5 years from the date of reduction of share capital. ये बुक में होगा नहीं है? कौन सा वाला नहीं? चलो मैंने नोट्स में कवर कर दिया है. सुनो मेरी बात. सेक्शन 65 मेरे पास तो कह रहे हैं डिलीटेड है, तुम देख लेना है कि नहीं. ठीक है. सेक्शन 71 होता है डिबेंचर्स का. डिबेंचर्स जो होते हैं ना वो कन्वर्टेबल भी हो सकते हैं, उनका टेन्योर 10 साल होता है. ठीक है. अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी के साथ 30 साल तक भी जा सकते हैं डिबेंचर्स. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, अगर एनबीएफसी है, फाइनेंस कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से परमिशन ले ली, गवर्नमेंट की परमिशन ले ली, तो 30 साल तक भी आपका टेन्योर पीरियड जा सकता है. सेक्शन 71 कहता है डीआरआर क्रिएट करना है आउट ऑफ पीएनएल एंड आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड रिजर्व्स. अनलिस्टेड कंपनीज जो हैं उनको डीआरआर बनाना पड़ता है. जो नबार्ड एग्जिम सिड भी है, इनको डीआरआर और डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है. बैंकिंग कंपनीज को भी डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है. पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एलआईसी जीआईसी को भी डीआरआर डीआरआई बनाने की जरूरत नहीं है. जो लिस्टेड एनबीएफसी है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, पब्लिक इशू प्राइवेट प्लेसमेंट है, ये डीआरआर तो नहीं बनाती, लेकिन इनको डीआरआई बनाना पड़ता है 15% पे. कितने परसेंट पे? प्रैक्टिकल तुम्हें मैंने शायद ये नहीं करवाया या करवाया बीकॉम में. डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट करो 15% पे, करवाया है. डीआरआर क्रिएट करना है 100% प्योरली आउट ऑफ प्रॉफिट्स. आउट ऑफ प्रॉफिट्स 10%. सेमेस्टर 2 नहीं करा तो इस बार ही कर लेना सेम 2 के साथ चैप्टर. बहुत बोलते हो. अदर लिस्टेड कंपनीज है तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी में डीआरआर नहीं बनता. लिस्टेड कंपनीज डीआरआर नहीं बनाती, लेकिन डीआरआई बनाती है 15%. अब डीआरआई बनाते हैं क्यों? पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा अकाउंटिंग में चले जाते हैं. देखो मान लो तुम्हारी कंपनी है, तुमने एक डीआरआर बना के रखा है, एक रिजर्व बना के रखा है, ताकि तुम इजीली अपने डिबेंचर होल्डर्स को टाइम पे पेमेंट कर दो रिडम्पशन के टाइम पे. डीआरआई इसलिए बनानी पड़ती है, सेबी ये बोलता है कि डीआरआई बनाओ ताकि तुम लोग कहीं इन्वेस्ट करोगे पैसे, तुम्हें उस पर क्या अर्न होगा? इंटरेस्ट. तो वो भी इंटरेस्ट तुम यूज कर सकते हो अपनी रिडम्पशन करने के लिए. तो 31 मार्च प्रीसीडिंग टू द ईयर ऑफ रिडम्पशन आप डीआरआई बेच देते हो. हाँ ये तो हम डीआरआई को बेचते भी हैं. उस पे इंटरेस्ट जो होता है उस पे हम टीडीएस भी पे करते हैं. अगर आपको याद हो एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआई टू डीआरआई बेचने की, उस पे इंटरेस्ट पे टीडीएस डेबिट करवाया था मैंने. ठीक है. तो ये सारा कुछ होता है. अनलिस्टेड कंपनीज जो एनबीएफसी फाइनेंसिंग है उनको डीआरआर डीआरआई बनाने की लोड़ नहीं है, लेकिन जो बाकी की अदर अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो 10% डीआरआर बनाएंगे और 15% डीआरआई बनाएंगे. ये चार्ट की फॉर्म में गिवन है बुक में, होना चाहिए. ठीक है. ये सारा चार्ट आपने अच्छे से याद किया. अच्छा आपको ये पता है कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती डिबेंचर इशू के टाइम पे अगर उसके एक्सीडिंग मेंबर्स 500 हो जाएं. उसको डिबेंचर ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ता है. पता है बात? ट्रस्टी क्यों अपॉइंट करते हैं? वो प्रोटेक्ट करता है हमारे डिबेंचर होल्डर्स के इंटरेस्ट को और उनकी ग्रीवियंसेस को हैंडल करता है. उनको इंटरेस्ट टाइम पे मिल रहा है, उनकी रिडम्पशन ड्यू डेट पे हो रही है, ये सारा कुछ ट्रस्टी ध्यान रखता है. ठीक है. अब ट्रस्टी के ऊपर ना हम लायबिलिटीज भी डाल सकते हैं. उसको लायबिलिटी से एग्जाम्प्ट बाकी के डिबेंचर होल्डर्स करा सकते हैं अगर वो 75% वोट कर दें कि ट्रस्टी की इसमें कोई गलती नहीं है, नहीं तो उसके ऊपर लायबिलिटी आ जाएगी. ठीक है. एनसीएलटी के साथ भी ट्रस्टी उस पे जाके केस कर सकता है कंपनी पे कि कंपनी ने कोई झोल किया है. तो एनसीएलटी उसकी अपील को पहले सुनेगा, फिर वो फाइनल डिसीजन पे आएगा. और अगर कोई भी कंपनी फेल कर देती है रिडम्पशन डिबेंचर होल्डर्स को या इंटरेस्ट नहीं देती तो डिबेंचर होल्डर भी जा सकते हैं एनसीएलटी के पास और ट्रस्टी भी जा सकता है इन ऑर्डर टू रिडीम द सेम थिंग्स. ठीक है. सेक्शन 72 कहता है पावर टू नॉमिनेट. हर सिक्योरिटी होल्डर के पास एक पावर है कि वो अपना नॉमिनी रखे और इसका फॉर्म नंबर होता है SH30. क्या होता है? SH30. बस इसमें इतना ही था कि हर बंदे को एक नॉमिनी रखना है. ठीक है. सिक्योरिटी होल्डर को, चाहे तुम शेयर्स ले रहे हो चाहे तुम डिबेंचर्स ले रहे हो, तुम्हें एक नॉमिनी अपॉइंट करना है SH13 के अंदर और कंपनी को उसका नाम देना ताकि अगर कल को कुछ भी हो जाए तो उसके नॉमिनी को डिविडेंड वगैरह मिलना शुरू हो जाए. सेक्शन 67 एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो मैंने मिस किया है, वो सुनो ध्यान से. कोई भी कंपनी लोन नहीं दे सकती, एडवांस नहीं दे सकती, गारंटी नहीं दे सकती, कोई भी सिक्योरिटी रिलेटेड टू लोन और एनी पर्सन ऑन परचेजिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी. ठीक है. इस कुछ एक्सेप्शंस भी हैं. ठीक है. ये इसलिए प्रोहिबिशन लगाया गया ताकि आप अपने शेयर प्राइस को मैनिपुलेट ना कर दो. ठीक है. तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन भी पूछ सकते हैं. रीजन इज टू प्रिवेंट द मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइसेस. आपको समझ नहीं आ रहा? नहीं आ गया. समझाना.
आपने ये बोले 67 में कि जो भी मतलब कंपनी है लोन वगैरह नहीं दे सकती किसी और को कि तू भाई मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद। ठीक है, अच्छा अब इसकी कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, वो बता सकते हैं? सर एक तो बैंकिंग कंपनी क्या है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस वो लोन दे रही है, ठीक है। एक- बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ शेयर होल्डर, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ शेयर होल्डर, याद रखना है बात। और आगे था कि वो उसको देती है एम्प्लॉयज को, क्या बोलता है कोई भी आईएफएससी कंपनी होगी, lending of money by banking company in ordinary course of business, employees loan an amount equal to 6 months salary of that employee. Here employee does not include director or key managerial person, normal employees की बात करेंगे हम, ठीक है। ये सब था इसी और था सेकंडली पॉइंट पढ़ना बुक से। ये भी टेबल नहीं है ठीक है। इसके बाद टेबल चाहिए। निधि कंपनी तो नहीं बोल रहा, Neither here provision of money for the purchase of fully paid up shares in the company or its holding company by trustees for and on behalf of the company's employees in accordance with any scheme, employees share schemes approved by company through special resolution with such requirements. अगर आपने अपने ट्रस्टी को लोन देना है तो एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए हो सकता है, और उसके लिए आपको पहले जनरल मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। निधि कंपनी का भी पॉइंट होगा, देख नहीं है तो ऐड कर लो बुक में। निधि कंपनी लोन दे सकती है, ये रहा पढ़ना shall not section 67 subsection 1 shall not apply to Nidhi companies. ठीक है, मतलब निधि कंपनीज कैन आल्सो गिव लोन्स टू बाय द शेयर्स। चलो सेक्शन 64 याद है, एसेट 7 आरओसी विद इन 30 डेज, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, complete conversion of non-convertible debentures into shares to the government, redemption of preference shares under section 55। तीन चीजें गवर्नमेंट अलाउ कर 4, सकती है। 5, 6 वाला निकालो, सेक्शन 64 निकालो जल्दी। सेक्शन 4, 6, 5 वाला था। अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली कह देती है कि कन्वर्ट करने हैं शेयर्स इक्विटी, मतलब डिवेंचर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स में, बट अगर तीन चीजें बेटा इसमें कवर हो रही हैं, ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल गवर्नमेंट वाला पॉइंट, ठीक है, और एक क्या है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स अंडर सेक्शन 55। चलो भाई मनन रीड आउट सेक्शन 64। Notice to be given to registrar for alteration of share capital as and when ठीक है, कितने दिन में देना है? notice 30 days और एसेट 7 होगा, और ठीक है। और alteration of capital in manner specified in section यही मैंने बोला, पहला पॉइंट है ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, नंबर 2 क्या है? order made by the government under section 60। कन्वर्ट करो उनको, ठीक है। थर्ड क्या है? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस। ये तीनों पॉइंट्स याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है जी। चलो देखो डिबेंचर ट्रस्टी जो हमने पॉइंट किया था बेटा, जब 500 मेंबर से ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करना, तो डिबेंचर ट्रस्टी रखना है, उसको डिस्क्वालीफाई किस बिहाफ पे कर सकते हो आप? है ये टॉपिक बुक में शायद है कि वो अपना वर्क प्रॉपर्ली नहीं कर रहा, कि वो डिवेंचर के इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिल रहा, तो देखो ये टॉपिक है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी की डिस्क्वालिफिकेशन। होना चाहिए डिबेंचर ट्रस्टी की एग्जांपल डिस्क्वालिफिकेशन। नंबर 32 है, डिवेंचर ट्रस्टी फेल्स इन कीपिंग अ क्लोज वॉच ऑन चेंज इन वैल्यू ऑफ असेट against which such debenture are secured, which is specified pecuniary responsibility marked upon him. It can be said debenture trustee failed to show a degree of care and due diligence required of him as a trustee. ये तो एक एग्जांपल के liability of debenture liability of debenture section 700 पढ़ना। any provision that exempt or indemnify debenture trustee from any liability for breach of तो trust। जो मैंने बता दिया 3/4 वोटिंग राइट्स के साथ उसको बचा सकते हो, ये वो नहीं है। चलो देखो होमवर्क है, ढूंढ के लाना डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी। आप उसको कैसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, किन ग्राउंड्स के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट 25 पेजेस रिटन टेस्ट एंड नेक्स्ट चैप्टर रीड। कितने पेजेस का है बता दो मुझे। बुक खत्म। नीचे है 33 नाम क्या है चैप्टर का? Acceptance of proposed by government.
ट्राई करना, कल खत्म करके आओ उसकी along with 25 पेजेस। चलो जी एक बार आ जाओ नोट्स के ऊपर। मदन हमारे कहाँ तक रीड कर लिया? डेफर्ड शेयर्स तक, सेक्शन 44 रीड करो। Shares and debentures, the shares or debentures or other interest of any members in a company shall be movable. ठीक है, लेकिन वो आर्टिकल्स में लिखा होना चाहिए, तभी आप उनको इजीली ट्रांसफर कर सकते हो। सेक्शन 45 शिवम किसका था? ये सिर्फ नंबरिंग ऑफ शेयर्स का था। किसका था? नंबरिंग ऑफ शेयर्स का था। सेक्शन 46 मैंने डिटेल में कराया, शेयर सर्टिफिकेट। ठीक है, सेक्शन 47 किसका है? वोटिंग राइट्स का। इक्विटी के पास हर एक के हैं, प्रेफरेंस के पास वाइंड अप के वोटिंग राइट्स हो सकते हैं, कुछ स्पेशल ओकेजन के हो सकते हैं। सेक्शन 49 क्या था? कंपनी कॉल करेगी यूनिफॉर्मली। सेक्शन 50 क्या था? कंपनी में रिसीव कॉल इन एडवांस बट उसको वोटिंग राइट नहीं मिलेंगे। वो ये मत सोचे कि मैंने पहले पैसे दे दिए तो मुझे वोटिंग राइट मिलेंगे। 51 क्या था? डिविडेंड टू बी गिवन ऑन पेड अप शेयर कैपिटल। 52 में प्रीमियम के 5 यूजेस थे, लेकिन रैक कितने जाते हैं? सिर्फ 3। 53 क्या था? इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। नहीं कर सकती वैसे तो, बट कर सकती है क्रेडिटर्स को या स्वेट इक्विटी। ठीक है, उसके बाद क्या था? 53 में डिस्काउंट के ऊपर यही है। 54 में पूरा स्वेट इक्विटी है, मैंने डिटेल में आपको बता दिया। 55 का क्या था? रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, रिडम्पशन आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स, redemption premium out of free reserve and securities premium unless they are fully paid up, creation of CRR, notice to ROC in 30 days, inform number SH number 7। ठीक है भाई, ये जो हमने ROC को नोटिस देना है 30 दिन के अंदर SH 7 में, इसका सेक्शन है 67। अभी तूने पढ़ा है 3 पॉइंट्स। ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल, गवर्नमेंट ने बोला कि आप नॉन कन्वर्टेबल को कन्वर्ट करके दो। और तीसरा क्या था? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 55 67 के अंदर 55 पे एक पॉइंट जा रहा है, समझ आ रहा है? ओके, रिडम्पशन ऑफ शेयर्स में रिप्लेस ओल्ड शेयर्स विद द न्यू अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स। शेयर होल्डर्स shall agree for replacement or order of tribunal, dissenting will be paid in cash। ठीक है, उसके बाद ट्रांसफर और ट्रांसमिशन का डिफरेंस हमने कर लिया प्रॉपर डिटेल में। ये 56 to 59 क्या था इसमें? कंडीशंस, पीरियड ऑफ, ये वो पीरियड्स वाला सेक्शन है। शेयर सर्टिफिकेट कब तक इशू करने, वो जो चार्ट मैंने कहा था बना होगा। अगर एमओयू ने सब्सक्राइब किया है 2 महीने, अलॉटमेंट 2 महीने, ट्रांसफर और ट्रांसमिशन 1 मंथ, ठीक है, और डिवेंचर 6 मंथ्स। ठीक है, उसके बाद है शेयर ट्रांसफर फॉर्म नंबर SH4 आपको साइन करके देना पड़ेगा, तो सबमिट होगा कंपनीज में विद इन 60 डेज। ये पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट में 30 डेज। और अगर उन्होंने इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल भी नहीं दिया, नोटिस भी नहीं भेजा, तो 60 और 90। वेरी गुड। और 60-90 कैसे बना है वो मैंने नीचे सारा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स को रेक्टिफाई करना है। अगर आप नहीं कर रही कंपनी तो एनसीएलटी जा सकते हो, एनसीएलटी नोटिस दे देगा कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर आपको करना पड़ेगा, नहीं तो फाइन लग सकता है। ठीक है, सेक्शन 60 क्या कहता है? Whenever a company publishes details of authorized share capital, तो उसके साथ issued और paid up share capital के बारे में भी बताना है। खाली authorized कभी नहीं लिखते हम, टोटल कैपिटल नहीं बता सकते। issued कितनी है, paid up कितनी है, वो भी हमेशा बतानी है। सेक्शन 61 रेफर चैप्टर 2 यूनिट 7 आगे इसके देंगे। सेक्शन 62 किसका था? राइट इशू का। ये मैंने पहले पढ़ा दिया तुम्हें यहाँ से चैप्टर। राइट इशू भी करा दिया था कल, बोनस भी करा दिया था, बायबैक भी करा दिया था। सेक्शन 71 आ जाओ, लास्ट पेज। क्या नाम है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। इशू डिबेंचर्स विदाउट कन्वर्टेबल ऑप्शन और इशू ऑफ डिबेंचर्स विद वोटिंग राइट इज प्रोहिबिटेड। इशू ऑफ डिबेंचर्स विद कन्वर्टेबल ऑप्शन फाइन। फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स में कंपनी शेल क्रिएट डीआरआर आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डीआरआर का चार्ट हमने अभी डिस्कस किया था। कंपनी शेल अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी अगर 500 से ज्यादा होंगे, और रिडम्पशन शैल बी मेड एज पर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ इशू। और 72 कहता है हर सिक्योरिटी होल्डर का ये हक है कि वो एक नॉमिनी का नाम हमेशा देगा। विद दिस चैप्टर इज कंप्लीट।